पिछली रात आर्य ठीक से सो ही नहीं पाया था, जिस वजह से आज वो सुबह जल्दी ही उठ गया। उसके दिमाग में कल रात का वह खौफनाक सपना ही घूम फिर कर आने लगा। उसके दिमाग से वह सपना जा ही नहीं रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जितना जल्दी हो सके आज मुझे कॉलेज में जाकर मन्नत से बात करनी ही पड़ेगी। मैं करण को कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। उसे उसे कुछ पता नहीं चलेगा। यही सब सोचते हुए आर्य सुबह सुबह ही कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में आते ही उसने सबसे पहले पियोन को अपने केबिन में बुलाया और उससे कहा कि जब भी मन्नत कॉलेज में आए तो उसे आर्य के केबिन में भेज दे। यह सुनते ही उस पियोन ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। उसने आर्य को देखते हुए मन ही मन सोचा, पता नहीं उस बेचारी लड़की के साथ सर को क्या दुश्मनी है। जब देखो तब उसे अपने केबिन में बुलाते रहते हैं। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो उस बेचारी को केबिन में बुलाकर जरूर डांटते होंगे। तभी तो जब भी वो इनके केबिन से बाहर निकलती है तब उसका चेहरा कैसे लटका हुआ रहता है। पियोन बेचारा अपने मन यही सब बातें सोचे जा रहा था कि तभी उसे आर्य की आवाज सुनाई दी। आर्य ने पियोन को ऐसे अपने ही सोच में गुम होकर खड़ा हुआ देखा तो उसने पियोन से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कुछ कहना है? पियोन, हाँ हाँ। हाँ। नहीं, नहीं, मेरा मतलब मुझे कुछ नहीं कहना है। आर्य, ओके। तो फिर जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ और वही करो जो करने को तुमसे कहा गया है। पियोन, जी, जी, ठीक है सर, मैं जाता हूँ और जैसे ही मन्नत मैडम आती है तो मैं उनको फौरन आपके केबिन में भेज देता हूँ। आर्य, हम, ठीक है। अब तुम जाओ। इसके बाद वो पियोन आर्य के केबिन से बाहर चला गया और आर्य अपने काम में बिजी हो गया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि वो बिजी होने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो तो बस मन्नत के आने का इंतजार करने लगा। मन्नत अपने टाइम पर इशिका और अनिकेत के साथ कॉलेज पहुंच गई। वो अपने क्लास रूम में पहुंची ही थी कि तभी वही पियोन उसके क्लास रूम में आ गया। उसने मन्नत को देखते हुए कहा, मन्नत मेहरा को आर्य सर ने अपने केबिन में बुलाया है। इतना सुनते ही क्लास रूम में मौजूद सभी स्टूडेंट्स मन्नत को ही देखने लगे, जिस वजह से मन्नत थोड़ा असहज महसूस करने लगी। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। मन्नत ने थोड़े रूखे अंदाज में कहा, ठीक है, आप सर से जाकर कह दीजिएगा कि मैं क्लास के बाद जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी क्लास है। इतना सुनते ही उस पियोन ने आगे और ज्यादा कुछ नहीं कहा। जी अच्छा, उसने बस यही दो शब्द कहा और वो मन्नत के क्लास से बाहर चला गया। सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से मन्नत को देखकर खुसुर-फुसुर करने लगे, तो मन्नत ने लाचारगी से बस इशिका की ओर देखा। कुछ ही देर में उन लोगों की क्लास शुरू हो गई और मन्नत ने भी सब कुछ अपने दिमाग से निकालकर पढ़ाई में मन लगा दिया। आर्य अपनी केबिन में बेसब्री से मन्नत का इंतजार कर रहा था। तभी वही पियोन उसके केबिन के अंदर चला गया और जो भी मन्नत ने उससे कहा था वह सब कुछ उसने आर्य को बता दिया। मन्नत के न आने पर आर्य को अच्छा तो नहीं लगा। उसने सोचा कि वह फिर से एक बार पियोन को भेजकर मन्नत को बुलावा भेजेगा, लेकिन उसके क्लास के बारे में सुनकर आर्य आगे और कुछ ना करने का ही फैसला किया। धीरे धीरे एक के बाद एक क्लासेस खत्म होने लगे। सुबह से दोपहर हो गई। इस बीच मन्नत एक बार के लिए भी आर्य के केबिन में नहीं गई। आर्य का सब्र अब जवाब देने लगा। देखते ही देखते लंच टाइम भी हो गया। आर्य ने एक बार फिर पियोन से कहकर मन्नत को अपने केबिन में बुलाया, लेकिन पता नहीं आज मन्नत को क्या सूझी। उसने एक बार फिर से बहाना बनाकर आर्य के केबिन में जाना टाल दिया। कुछ ही देर में लंच टाइम भी खत्म हो गया और मन्नत के बाकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। आर्य का सब्र अब जवाब दे गया।
वो अपने केबिन से बाहर निकलकर सीधा मन्नत के क्लास में चला गया। मन्नत इस वक्त ध्यान से अपना लेक्चर सुन रही थी। आर्य के कदम उसके क्लासरूम के बाहर अपने आप ही रुक गए। वो कुछ पल यूं ही मन्नत को देखता रहा। फिर अचानक से उसे होश आया। वो खुद ही अपनी हरकत पर हैरान हो गया। खुद ही अपने आप को डांटते हुए वो वापस अपने केबिन की ओर चला गया। अपने केबिन में जाने के बाद भी आर्य कुछ देर पहले की गई अपनी हरकत के बारे में ही सोचने लगा। देखते ही देखते उन लोगों के सारे क्लासेस खत्म हो गए। आर्य इस वक्त खुद मन्नत के क्लास के सामने खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसे मन्नत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था। जैसे ही मन्नत इशिका और अनिकेत के साथ अपनी क्लास से बाहर निकली तो उसे सामने आर्य दिखाई दिया। मन्नत को देखते ही ना चाहते हुए भी आर्य को गुस्सा आ गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस मन्नत मेहरा, इन माई कैबिन राइट नाउ। इतना कहकर आर्य वहां एक पल के लिए भी नहीं रुका और वो तेज कदमों से अपने केबिन की ओर चला गया। आर्य को ऐसे गुस्से में देखकर इशिका ने मन ही मन सोचा, यह घमंडी, बदतमीज इंसान आज इतना गुस्से में क्यों है? अगर मन्नत अकेली इसके केबिन में गई तो फिर तो यह प्राणी उसे कच्चा ही चबा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। नहीं, आज मैं मन को इस जंगली जानवर की गुफा में अकेली नहीं जाने दूंगी। मैं भी इसके साथ ही जाऊंगी। यह सब सोचने के बाद इशिका ने मन्नत से कहा, मन, तू वहां अकेली नहीं जाएगी। मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी। इशिका की बात सुनकर मन्नत ने उसे मना तो बहुत किया, लेकिन इशिका नहीं मानी। मजबूरन मन्नत को इशिका को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ा। आर्य गुस्से में यहाँ से वहां अपने केबिन में टहल रहा था। इस वक्त वो अपने आप से गुस्सा था। वो कैसे मन्नत को देख रहा था? वो ऐसे कैसे मन्नत को देख सकता है? उसने अपने मन में कहा, आई नो, ये जरूर उस लड़की का ही किया धरा है। उसी ने कुछ किया है, वरना मैं कभी भी उसे ऐसे नहीं देख सकता। वो गुस्से में अपने आप से ही यह सब कह रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। बहुत ही रूड वॉइस में उसने कहा, कम इन। तभी बाहर से दरवाजे को खोलते हुए मन्नत अंदर आई। आर्य उस वक्त दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। मन्नत के अंदर आते ही उसने अचानक ही मन्नत को उसके कंधे से पकड़कर दरवाजे से ही लगा दिया और वो खुद मन्नत के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। इस वक्त उन दोनों के बीच का फासला बिल्कुल ना के बराबर था। तभी आर्य ने मन्नत की आंखों में देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ हाँ। इतना कहकर वो कुछ पल मन्नत की आंखों में देखता रहा। फिर मन्नत की आंखों में देखते हुए ही उसने मन्नत के सिर से अपने सिर को जोड़ते हुए कहा, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों भाग रही हो मुझसे? क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? क्यों तुम मुझसे दूर जा रही हो? ऐसी कौन सी मजबूरी है मन्नत? क्यों हम दोनों के बीच ये दूरी है? क्यों तुम मेरे पास, मेरे साथ नहीं रह सकती? क्यों तुम मेरे दिल, मेरे दिमाग के साथ ऐसे खेल रही हो? क्यों तुम मुझे इतना तड़पा रही हो? क्यों मन्नत, क्यों? बोल, मुझे क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आर्य की बातें सुनकर मन्नत तो जैसे पत्थर की मूरत ही बन गई हो। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी एक शब्द नहीं कह पा रही थी। वो तो बस आर्य को ही देखती रह गई। जैसे आर्य उसकी मासूम सी आंखों में कहीं खोए जा रहा था, वैसे ही मन्नत भी उसकी गहरी आंखों में कहीं डूबती जा रही थी। मन्नत का दिल बार बार उससे कह रहा था कि वो आर्य से अपनी नजरें फेर ले, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। उस पर जैसे कोई जादू कर दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे आर्य की आंखों ने उसकी आंखों को बांध लिया हो।
जिस वजह से ना चाहते हुए भी वो आर्य की आंखों की गहराई में डूबने पर मजबूर हो गई हो। यह पहली बार था जब आर्य ने मन्नत के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। मन्नत को तो अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। आर्य इस वक्त मन्नत के बहुत करीब खड़ा था। वो धीरे धीरे अपना चेहरा मन्नत के चेहरे के पास ले जाने लगा। उन दोनों की आंखें बंद होने लगी और दोनों के होंठ लगभग एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि तभी केबिन के दरवाजे पर दस्तक सुनकर आर्य अपने होश में आया। यह क्या हो गया था मुझे? मैं यह क्या करने जा रहा था? और मन्नत, वो कहाँ है? अभी अभी तो यही थी, फिर कहाँ? आर्य अपने आप से यही सारी बातें कह रहा था। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई कि एक बार फिर से उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक के साथ ही इस बार एक आवाज भी उसके कानों में पड़ी। यह आवाज को सुनते ही आर्य के होश उड़ गए। वो भौचक्का सा रह गया। इसका मतलब अब तक जो मन्नत मेरे साथ यहाँ मेरे इतने करीब थी, वो सिर्फ मेरी एक कल्पना मात्र थी। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अपने बालों को दबोच लिया और झल्लाकर कहा, नहीं नहीं, यह गलत है। यह मैं क्या सोच रहा था? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं सोच सकता। नहीं सोच सकता हूँ मैं ऐसा। नहीं, कभी नहीं। तभी एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार थोड़ी तेज दस्तक हुई। आर्य ने किसी तरह खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। तभी दरवाजा खोलकर मन्नत अंदर आ गई। लेकिन मन्नत अकेली नहीं, बल्कि उसके साथ इशिका भी आई थी। मन्नत के साथ इशिका को देखकर न जाने क्यों आर्य का दिमाग जो पहले से ही गर्म था वह और ज्यादा गर्म हो गया। उसने इशिका को देखते हुए कहा, मिस इशिका, जहां तक मुझे याद है मैंने सिर्फ मिस मन्नत को बुलाया था। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही है? इस पर इशिका ने थोड़ी मजाकिया अंदाज में कहा, वो क्या है ना सर, आपकी राशि मन्नत पर हमेशा ही भारी पड़ती है। तभी तो जब भी बेचारी आपसे मिलने आती है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा नहीं तो गलत हो जाता है। इसीलिए इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसके साथ आ जाऊं। क्या पता मेरी राशि के अच्छे प्रभाव से इसके ऊपर आने वाली बुराई टल जाए। यह सब कहते वक्त इशिका के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल थी। इशिका का ऐसा कहना और उसका यूं मुस्कुराना जैसे आर्य की गुस्से की आग में घी डालने का काम कर गया। उसने गरजते हुए सीधे सपाट लफ्जों में कहा, मिस इशिका, क्या लगता है आपको? क्या मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मस्ती मजाक करने बैठा हूँ? या फिर आपको लग है कि मैं इतना खाली बैठा हूँ कि जब देखो तब टाइम पास करने के लिए आपके दोस्त को अपने केबिन में बुलाता रहता हूँ और उसे डांटता रहता हूँ? हाँ हाँ, क्या लगता है आपको मिस इशिका? एक तो पहले से ही पिछली रात वाली सपने की वजह से आर्य परेशान था, ऊपर से कुछ देर पहले ही अचानक से उसका मन्नत को लेकर वैसे सोचना, सब मिलाकर आर्य फ्रस्ट्रेट हो गया, जिसके चलते उसने एक ही सांस में इशिका को इतना कुछ कह दिया। इशिका भी कहाँ कम थी, उसने भी कहा, तो ठीक है ना सर, आप तो काम की ही बात करेंगे ना, तो वह तो आप मेरे सामने भी कर सकते हैं। मेरे होने या न होने से आपको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना सर? इशिका से इस तरह की बातें सुनकर अब आर्य का गुस्सा अब फूट पड़ा। उसने गुस्से से इशिका पर चिल्लाते हुए कहा, मिस इशिका, लगता है कि आप अपने संस्कार भूल गई है। नहीं तो फिर आप यह भूल गई है कि आप किसके सामने खड़ी है। मत भूलो कि मैं तुम लोगों प्रोफेसर हूँ, और अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ मिस इशिका कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और चुपचाप मेरे केबिन से बाहर निकल जाओ। मन्नत ने देखा कि अब मामला गंभीर होता जा रहा है। आर्य की बात पर इशिका फिर कुछ कहने को हुई ही थी
कि तभी मन्नत ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं इशू, इट्स ओके। हो सकता है सर को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी हो। तुम जाओ, मैं सर की बात सुनकर आ जाऊंगी। लेकिन इशिका ने फिक्र जताते हुए कुछ कहना चाहा, तो मन्नत ने फिर से उसे रोक दिया और रिक्वेस्ट करते हुए कहा, इशू प्लीज। आप इशिका के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और आर्य को देखते हुए ही मन्नत से कहा, अच्छा ठीक है, जा रही हूं मैं बाहर। लेकिन मैं सिर्फ इस केबिन के बाहर जा रही हूं। अगर तुझे कुछ भी गलत होता हुआ महसूस हो तो तू मुझे बस एक आवाज दे देना, मैं तुरंत अंदर आ जाऊंगी। इशिका की बात सुनकर आर्य अपना एक आईब्रो ऊपर चढ़ा के उन दोनों को ऐसे देखने लगा मानो जैसे किसी पागल को देख रहा हो। उसकी होठों पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई जिसे उन दोनों मासूम दोस्तों ने नोटिस ही नहीं किया। इशिका अपनी बात कहकर आर्य के केबिन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही आर्य ने अपने सामने की टेबल पर रखा हुआ एक रिमोट उठाया और उसमें से एक स्विच दबा दिया। मन्नत ने यह देखा तो सही, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर आर्य ने यह क्या किया। आर्य ने उस रिमोट को वापस टेबल पर रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए मन्नत से कहा, तुम्हारी दोस्त खुद को काफी स्मार्ट समझती है। क्या कहा था उसने? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम उसे बुला लेना और वो अंदर आ जाएगी। लेकिन अब वो कैसे अंदर आएगी? मैंने तो दरवाजा ही लॉक कर दिया है। इतना कहने के बाद अचानक ही आर्य की चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो गई और उसकी जगह गुस्से ने ले लिया। वो तेज कदमों के साथ मन्नत के सामने आकर खड़ा हो गया। मन्नत कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्य ने उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसे दीवार से सटा दिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम हो क्या? कौन हो तुम? कोई हूर परी हो या फिर कहीं की राजकुमारी हो? क्या औकात है तुम्हारी? बोलो। तुमने मुझे आर्यमान अग्निहोत्री को समझ के क्या रखा है? जब मैंने पियोन को भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए, तो तुम आई क्यों नहीं? क्यों मुझे जाना पड़ा तुम्हें बुलाने के लिए? मैं आर्यमन अग्निहोत्री जिंदगी में कभी किसी लड़की के पीछे नहीं घूमा और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने आगे पीछे घूम सकती हो? बोलो, अब क्यों चुप हो? मन्नत को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि आर्य यह सब क्या बोले जा रहा है। वो तो उसके बुलाने पर सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि वो आर्य का सामना नहीं करना चाहती थी। वो बस आर्य से दूर रहना चाहती थी। उसने भला कब आर्य को अपने पीछे घूमने का सोचा? मन्नत यही सब सोच रही थी कि तभी आर्य ने एक बार फिर से मन्नत के कंधों को जोर से दबाते हुए कहा, बोलो मन्नत बोलो। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। आर्य के इतना जोर से पकड़ने की वजह से मन्नत को अपने कंधों पर तेज दर्द का एहसास हुआ। उसकी आंखें नम हो गई और उसे आर्य पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके आर्य को जोर से धक्का दे दिया। आर्य ने नहीं सोचा था कि मन्नत ऐसा करेगी। वो थोड़ा लड़खड़ा के पीछे हट गया। मन्नत ने तेज सांसें लेते हुए कहा, जवाब दूं? मैं आपको जवाब दूं? पर क्यों मैं आपको जवाब दूं? और क्या जवाब चाहिए आपको? हाँ हाँ सर, जवाब मैं आपको नहीं बल्कि आपको मुझे देना चाहिए। दीजिए जवाब। क्यों कर रहे आप मेरे साथ ऐसा? जिस दिन से इस कॉलेज में कदम रखा है, उसे दिन से एक पल भी आपने मुझे चैन से, सुकून से रहने नहीं दिया। हर बात पर मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाया। क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? जवाब दीजिए सर। मन्नत, तुम शायद अपनी हद भूल रही हो, गुस्से में आर्य ने मन्नत से कहा। नहीं सर, मैं अपना हद नहीं भूल रही हूँ। लेकिन क्या आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं?
मन्नत ने पूछा तो आर्य अपनी खामोश नजरों से बस मन्नत को ही देखता रहा। इस पर मन्नत ने कहा, नहीं सर, आप जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। सर, मैं जानती हूँ कि आपके लिए लड़की मतलब खूबसूरती है, और जो खूबसूरत नहीं वो शायद लड़की ही नहीं है। सर, आप मुझे इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं हूँ। लेकिन सर, मैं अगर खूबसूरत नहीं भी हूँ तो इससे आपको क्या ही फर्क पड़ता है? कौन सा जिंदगी भर के लिए आपको मुझे झेलना है? जितना हो सके मैं आपसे दूर रहती हूँ, जिससे कि मुझे देखकर आपका मूड ना खराब हो जाए। इससे ज्यादा मैं और क्या करूँ? मन्नत ने इतना कहकर एक गहरी सांस छोड़ी और फिर उसने आगे कहा, सर, मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यह कुछ साल आप मुझे चैन से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए। एक बार मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए तो फिर मैं इस कॉलेज से और आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत बहुत दूर चली जाऊंगी। मन्नत दूर चली जाएगी, इतना सुनते ही आर्य के दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। उसे गुस्सा आने लगा। गुस्से में उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस मन्नत मेहरा, तुम कहाँ जाती हो? कहाँ नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यह सारी इमोशनल बातें मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए ही यहाँ पर बुलाया है, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात कहने के लिए यहाँ बुलाया है। मेरी बात ध्यान से सुनो और यहाँ से दफा हो जाओ। आर्य के मुंह से ऐसी बात सुनकर मन्नत को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर करते हुए आर्य से कहा, जी सर, कहिए आपको जो भी कहना है। तुम्हें तो पता ही है कि करण मेरा कितना अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच इक्तपुरी में जो कुछ भी हुआ था, करण को उसके बारे में कुछ भी पता चले। आर्य ने थोड़ा रूड अंदाज में कहा तो मन्नत ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा, मन्नत, मुझे समझ में नहीं रहा है कि आप यह सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं। क्या आपको यह लगता है कि मैं खुद से जाकर करण सर को यह सारी बातें बताऊंगी? कभी नहीं, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आर्य, हम्मा, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम करण को कभी भी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। इस पर मन्नत ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, जी सर, आप एकदम निश्चिंत रहिए। वैसे भी वह मेरी जिंदगी में घटने वाला एक भयानक हादसा था। यह हादसा मेरी जिंदगी की सबसे बुरी यादों में से एक है, जिसे मैं इस जिंदगी में तो कभी भी याद नहीं करना चाहूंगी। इसीलिए करण सर को इस बारे में खुद से बताने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक भयानक हादसा, एक बुरी याद। आर्य के कानों में यही दो बातें गूंजने लगी। दिल जलता हुआ सा महसूस होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में मुझसे शादी करना मन्नत के लिए एक भयानक हादसा है? जहां दुनिया की लगभग हर लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, वहीं ये लड़की मेरे साथ हुए इस शादी को एक हादसा, एक बुरी याद मानती है। आर्य को मन्नत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह से अपने गुस्से को शांत किया और साइड के टेबल से रिमोट लेकर केबिन का दरवाजा खोल दिया। उसने मन्नत को देखते हुए कहा, जो तुमने अभी अभी कहा उसे हमेशा याद रखना, भूलना मत। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मन्नत ने आगे और कुछ नहीं कहा और चुपचाप केबिन से बाहर चली। उसके जाते ही आर्य ने फिर से अपने केबिन का डोर लॉक किया और अपने माथे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो खुद ही उस लड़की से कहा था कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए। मैं ऐसी शादी को नहीं मानता, इसीलिए उसे भी इस शादी को सीरियसली लेने से मना कर दिया था। तो फिर आज उसके ऐसा कहने से मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है?
क्यों मुझे बुरा लगा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को मेरे दिल और दिमाग में हावी नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे तभी आर्य को कुछ याद आया और उसने किसी को कॉल किया। हर रोज की तरह मन्नत आज भी इशिका और अनिकेत के साथ कॉलेज आ गई। आज कॉलेज का माहौल दूसरे दिनों के मुकाबले में थोड़ा अलग था, लेकिन हमारी मन्नत ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। वो बाकी दिनों की तरह ही अपने क्लास में चली गई और लंच टाइम तक के अपने सारे क्लासेस को बहुत ही ध्यान से अटेंड किया। इस वक्त ऑलरेडी लंच टाइम हो गया था। मन्नत, इशिका और अनिकेत तीनों ही कैंटीन की ओर जाने लगे। तभी उन्हें दो लड़कियों की बातें सुनाई दी। लड़की एक, यार यह सर ने ठीक नहीं किया। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लड़की दो, हाँ यार, मैं तो कॉलेज ही आती हूँ सिर्फ उनको देखने के लिए, वरना कॉलेज भी कोई आने की जगह है क्या। तभी उन लड़कियों की बातें सुनकर अनिकेत बोल पड़ा, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि सिवाय मन के हमारे कॉलेज की बाकी लड़कियां कॉलेज में पढ़ने नहीं बल्कि प्रोफेसर्स को देखने आती है। अनिकेत की बात सुनकर जहां मन्नत हंसने लगी, वहीं इशिका ने हल्के से उसके बाजू पर मारते हुए कहा, ओए, सिर्फ मन ही नहीं, मैं भी हूँ। ओके, मैं भी कॉलेज पढ़ने ही आती हूँ। हाँ, अगर उसके बाद फुर्सत मिले तो थोड़ा बहुत प्रोफेसर्स को भी देख ही लेती हूँ। इशिका के ऐसा कहने पर तीनों ही हंसने लगे। कैंटीन के अंदर जाकर तीनों ही एक जगह पर जाकर बैठ गए। वो तीनों अपना लंच कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की जो उन लोगों के पीछे बैठी थी, उसने कहा, अरे यार, तुम लोगों ने सुना क्या? आज सर 1 महीने की छुट्टी पर आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं और आज से उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस कियारा मैम लेने वाली है। व्हाट? क्या सच में? तभी उस लड़की के साथ बैठी दूसरी लड़की ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। तो पहले लड़की ने हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। इशिका और मन्नत एक दूसरे को ही देख रही थी। दोनों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया था कि आखिर यह सब तब से किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी श्योर होने के लिए इशिका ने अपने पीछे बैठी उस लड़की से पूछा, अरे तुम सब किसके बारे में बात कर रहे हो? इशिका की बात सुनकर उसे लड़की ने अजीब नजरों से इशिका को देखा और फिर कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि सर यानी कि आर्यमन अग्निहोत्री सर 1 महीने की छुट्टी पर गए हैं? उस लड़की ने इतना कहा ही था कि मन्नत का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। तो इशिका ने ना में अपना सिर हिला दिया और अनिकेत बस उसे घूरता ही रह गया। दूसरी ओर लंदन में आर्य का प्लेन लैंड हो चुका था। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। उसके बाहर आते ही एक बहुत खूबसूरत सी लड़की दौड़कर उसके पास चली गई और उसे कस के गले लगा लिया। इस पर आर्य के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने भी उस लड़की को अपने दोनों बाहों में भर लिया। उस लड़की ने वैसे ही आर्य को गले लगाए हुए कहा, मिस्ड यू सो मच लव। जिस पर आर्य ने पलटकर कहा, मिस्ड यू टू बेब। फिर आर्य उस लड़की से अलग हुआ और जाकर नवीन के गले लग गया। फिर सभी एयरपोर्ट से बाहर निकालकर आर्य के लंदन स्थित विला जाने के लिए कार में बैठ गए। कार में बैठने के बाद नवीन ने आर्य से पूछा, वैसे तुम उस दिन मेरे साथ भी तो आ सकते थे। मैंने कहा भी था, तब तो तुम नहीं आए। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो कल मुझे फोन करके अचानक ही आने का प्लान बना लिया? इस पर आर्य ने जवाब दिया, बस यूं ही। एक ही जैसे लोगों के चेहरे देख देख कर बोर हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसलिए तुमने मेरे पास आने का सोचा। आर्य को बीच में रोकते हुए ही उस लड़की ने बड़े ही सेडक्टिव वे में कहा, जिससे आर्य के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई।
उसने उसे लड़की को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और उसके गालों पर अपना नाक रगड़ते हुए कहा, यस माया, यू आर ऑलवेज राइट। इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यू आर वेरी स्मार्ट, जस्ट लाइक मी। स्मार्ट है या गधा? तभी तो जिससे प्यार करता है उसे छोड़कर इस पर कटी कबूतरी के पास आ गया। आर्य के ऐसा करने पर माया ने शर्मा के अपनी नजरें झुका लिया। नवीन ने जब यह देखा तो उसने झट से कार का पार्टीशन ऑन कर दिया, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि उसका दोस्त अब आगे क्या करने वाला है। पार्टीशन के ऑन होते ही माया ने भी आर्य के गले में अपनी बाहें डाल दिया और उसके गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया। आर्य ने वैसे ही माया के गालों पर अपना नाक रगड़ते हुए सेडक्टिव वॉइस में धीरे से उसके कान में कहा, माया, टुनाइट आई वॉन्ट यू। इस पर माया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, आई एम ऑलवेज योर्स बेब। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज डिनर डेट अरेंज किया है। इतना सुनते ही आर्य के होठों की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उसने माया के कमर को छोड़ते हुए कहा, ठीक है, फिर रात को ही बाकी का काम कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं थोड़ा थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ, तो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। इस पर माया ने भी उसे और कुछ नहीं कहा और आर्य से अलग होकर बैठ गई। आर्य ने भी कार की बैक सीट से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। उसने मन ही मन कहा, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। पिछले कुछ दिनों से मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए महसूस करने लगा हूँ, अब उन सब से माया ही मुझे बाहर निकाल। आर्य को 1 महीने के लिए बाहर जाने की खबर से अगर किसी को सबसे ज्यादा खुश मिली है तो वो है मन्नत। इस खबर को सुनते ही मन्नत को ऐसा लगा जैसे वो किसी के कैद से आजाद हो गई। खुशी के मारे उसका दिल जैसे गाने लगा हो, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधी की उल्टी चलूं? वो तो आज इतनी खुश थी कि हार्ट प्रैक्टिकल क्लास में भी मन्नत ने बाकी सभी से अच्छा परफॉर्म किया है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि उसने ही आज का प्रैक्टिकल सबसे अच्छा किया है। धीरे धीरे उन लोगों के सभी क्लासेस खत्म हो गए और कॉलेज की भी छुट्टी हो गई। बहुत दिनों बाद आज मन्नत जैसे दिल से खुश थी। इसी के चलते वह आज वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम दोनों ही जगह पर गई और सभी के साथ खूब एंजॉय किया। मन्नत को आज ऐसा लग रहा जैसे किसी ने उसके सिर के ऊपर से लटकती हुई तलवार को हटा दिया हो। मन्नत आज सच में काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। दूर कहीं लंदन के एक आलीशान रिसोर्ट में इस वक्त 2 इंसान एक दूसरे में खोए हुए अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इस वक्त रात के लगभग 12 बजने को हो रहे थे। माया ने अपने बात के अनुसार एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक डिनर डेट प्लान किया था। उसने उसे परी से रिसोर्ट का पुल साइड एरिया पूरा का पूरा बुक कर लिया था। वह पूरा एरिया खूबसूरत लाल और गुलाबी हार्ट शेप बैलून से डेकोरेट किया गया था। किसी किसी जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेंटेड कैंडल्स भी जलाए गए थे। इसी के साथ स्लो रोमांटिक सॉन्ग भी बज रहे थे। स्विमिंग पूल को रेड रोज और रेड हार्ट शेप्ड बैलून से सजाया गया था। कुल मिलाकर पूरा एटमॉस्फेयर काफी रोमांटिक हो गई थी। आर्य भी यह सब देखकर काफी खुश था। दोनों का डिनर कंप्लीट हो गया था। इस वक्त दोनों ही स्विमिंग पूल के अंदर वाइन पीते हुए स्लो म्यूजिक और एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी माया आर्य के पास आते हुए उसके गले में बाहें डालकर कहा, ओ आर्य, कितने दिन हो गए हमने एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया। इसलिए आज रात मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आज रात के लिए तुम बस मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। इस पर आर्य ने अपना एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, सिर्फ आज रात के लिए? मुझे तो लगा था कि तुम पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ मेरी हो। आर्य के ऐसा कहने पर माया थोड़ी सी हड़बड़ा गई।
उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, ओहो आर्य, तुम भी ना। ऑफ कोर्स, मैं पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ तुम्हारी ही तो हूँ। मैं तो बस यही कह रही थी कि इतने दिनों बाद हम दोनों मिले हैं, तो आज रात मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा क्या पता, कहीं से कोई काम निकल आए और तुम मुझे फिर से अकेली छोड़कर चले जाओगे। मैं तो बस यही कहना चाहती थी, पर शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया। इसी वजह से कहना कुछ चाहती थी और शायद कुछ और ही कह दिया। तुम तुम ना मेरी बातों को छोड़ो और बस मुझ पर कंसंट्रेट करो। माया ने किसी तरह से अपनी बात को संभालते हुए कहा और आर्य के एक गाल को सहलाते हुए दूसरे गाल पर किस कर दिया। माया की बातें सुनकर और उसकी ऐसी हरकत से आर्य के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान छा गई। उसने माया को कमर से कसके पकड़ते हुए अपने साथ चिपका लिया और कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। आर्य की बात सुनते ही माया की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, ओ गॉड, आज आर्य को क्या हो गया है? अचानक इसे शादी करने का ख्याल कैसे आ गया? नो नो नो, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मुझे तो अभी अपने करियर पर फोकस करना है। इन सब शादीवादी के चक्कर में पड़कर मुझे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है। मैंने तो इस प्यार का नाटक भी इसलिए किया था क्योंकि आर्यमन अग्निहोत्री के नाम के साथ मेरा नाम जुड़ने से मुझे मॉडलिंग फील्ड में काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला है। लेकिन इसका मतलब तो यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अब इससे शादी कर लूं। माया अपनी ही ख्यालों में गुम यह सब सोच ही रही थी कि तभी आर्य ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ लव, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। तुम मुझसे शादी तो करोगी ना? आर्य की बात पर माया अपने होश में वापस लौट आई। उसने आर्य कान को अपने होंठ से टच करते हुए कहा, शादी तो बात की बात है लव, मुझे तुम अभी चाहिए। आई वॉन्ना हैव यू राइट नाउ। इतना कहकर माया ने आर्य के कान को हल्के से काट लिया। माया के ऐसा करने पर कार्य को अपने शरीर में एक तेज सरसराहट सा महसूस हुआ। उसने माया को और भी ज्यादा मुझे सटा लिया और कहा, देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स हैव सम फन टुनाइट। इतना कहकर आर्य ने माया के कान में थोड़ा जोर से काट लिया और फिर उसे अपने गोद में उठाकर रिसोर्ट के अंदर उन लोगों के लिए बुक्ड एक आलीशान कमरे के अंदर चला गया। इस वक्त माया और आर्य दोनों ही वॉशरूम में शॉवर के नीचे एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों पर ही इस वक्त एक अजीब सी खुमारी छाई हुई थी। एक तो शराब का नशा, ऊपर से शबाब का असर। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए तड़प रहे थे। दोनों ने ही एक भी पल और ना गवाते हुए एक दूसरे के होंठ पर अपने होंठ रख दिए। दोनों की ही आंखें बंद हो गई। दोनों ने एक दूसरे को पैशनेटली किस करना शुरू किया ही था कि तभी अचानक ही आर्य के दिमाग में मन्नत का चेहरा उभरकर आने लगी। उसकी आंखों के सामने इस वक्त मन्नत का वही हार्ट शेप होंठ, उसके नीचे का वो गहरा काला तिल घूमने लगा। ना चाहते हुए भी आर्य झट से अपनी आंखें खोलकर माया से अलग हो गया। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। आर्य को ऐसे देखकर माया ने उसके पास जाकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, आर्य बेबी व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना? आर्य खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने माया की हाथ को पकड़कर कहा, पता नहीं माया, अचानक से ही मुझे बेचैनी सी हो रही है। आई नीड यू माया। क्या तुम मेरी बेचैनी दूर कर सकती हो? आर्य के मुंह से यह सुनते ही माया की होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने आर्य के एकदम करीब जाकर उसके शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खोल दिए और फिर उसके सीने में किस करने लगी। माया के ऐसा करने पर आर्य थोड़ा अच्छा लगा। उस पर जैसे एक मधोशी सी छाने लगी।
इस मदहोशी में उसने अपनी एक बार फिर से आंखें बंद कर ली। तभी फिर एक बार उसके आंखों के सामने मन्नत का हंसता, खिलखिलाता हुआ चेहरा आ गया। लेकिन कुछ ही पलों में उसके उसी हंसते, मुस्कुराते हुए चेहरे पर एकदम से मायूसी छा गई। मन्नत की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन्नत अपनी आंसू भरी आंखों से आर्य को ही देख रही थी जैसे वो उससे शिकायत कर रही हो। मन्नत की आंखों में आंसू देखकर एक बार फिर से आर्य का दिल तड़प उठा। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे वो मन्नत को धोखा दे रहा है। उसने अनजाने में ही माया को कंधे से पकड़कर धक्का दे दिया। यूं अचानक धक्का लगने से माया थोड़ा लड़खड़ा गई। उसने आर्य को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम आर्य? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? इस बार आर्य ने बेप्सी से माया की ओर देखते हुए कहा, माया, आई एम सॉरी। मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। घुटन सी हो रही है। आज मैं वापस विला में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और फिर तुमसे कल मिलता हूँ। ओके। इतना कहकर आर्य वहां से जाने को हुआ कि तभी माया ने उसका हाथ पकड़ के उसके पास जाकर उसे रोकते हुए कहा, लेकिन आर्य तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? प्लीज रुक जाओ ना। देखो मैं बस चुटकी में तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगी। इतना कहकर वो एक बार फिर से आर्य को किस करने के लिए आगे बढ़ी। तभी आर्य ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, माया प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज। आर्य के ऐसे चिल्लाकर बोलने पर माया को बहुत इंसल्टेड फील हुआ। उसने आगे अब और ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा रूड वॉइस में इतना ही कहा, ठीक है आर्य, एज योर विश। इतना सुनते ही माया ने कॉल कर दिया और किसी को उसका करंट लोकेशन सेंड कर दिया। माया ने अपने फोन को बेड पर पटकते हुए गुस्से से कहा, आज तक किसी ने भी माया को रेसिस्ट नहीं किया एमआर आर्यमन अग्निहोत्री, लेकिन आज तुमने ऐसा करके मेरी जो इंसल्ट की है ना, बहुत जल्द मैं तुमसे उसका बदला लेकर रहूंगी। पूरी दुनिया के आगे तुम्हारी इंसल्ट नहीं की ना, तो मेरा नाम भी माया नहीं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। आर्य अपने कार में आकर बैठ गया। उसने सामने देखते हुए कहा, सैम, विला। इससे आगे उसने और कुछ नहीं कहा, बस बैक सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। सैम ने भी बस यस सर यही दो शब्द कहा और कार को विला की ओर दौड़ा दिया। क्योंकि रात बहुत हो गई थी और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था तो बहुत जल्द आर्य अपने विला में पहुंच गया। आर्य इस वक्त अपने कमरे के वॉशरूम में था। शॉवर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रहा था। आर्य ने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। उन्हीं कपड़ों में शॉवर के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी। लगभग 15 मिनट हो गए होंगे जब से आर्य शायर नीचे खड़ा था। वो आज जो कुछ भी हुआ उसकी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर-उधर देखा तो आईने में उसे खुद अपना ही अक्स दिखाई दिया जो उस पर हंस रहा था। आर्य ने गुस्से में अपने अक्स को देखा तो उस अक्स ने आर्य से कहा, क्या हुआ आर्यमन अग्निहोत्री? जिससे भागकर यहाँ आए थे वो तो यहाँ भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे दिमाग में बैठकर आ गई। अब तुम कहाँ भागोगे? इससे तो अच्छा यही है कि अब तुम यह मान ही लो कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। हाँ, आर्यमन अग्निहोत्री, तुम्हें उस मोटी, बदसूरत, इम्परफेक्ट मन्नत मेहरा से प्यार हो गया है। इतना कहकर वो अक्स जोर जोर से हंसने लगा। आर्य से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और जोर से चीखा, नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर जोर से उस आईने में एक मुक्का मार दिया। उस आईने के कांच के साथ उसका अक्स भी टूटकर टुकड़ों में बिखर गया।
कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज लाइफ एक इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय होता है। यह वो वक्त होता है जब हम नए दोस्त बनाते हैं और उन नए दोस्तों के साथ बहुत सारे यादगार लम्हे हमारी जिंदगी के साथ जुड़ते जाते हैं, जो बाद में ज़हन और जिंदगी में एक खुशनुमा याद बनकर रह जाता है। हमारी मन्नत ने तो अपनी स्कूल लाइफ को अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर बहुत एंजॉय किया था, लेकिन उसकी बुरी किस्मत जब वह इस कॉलेज में आई तब आर्य नाम का राहु उसकी किस्मत के साथ जुड़ गया। लेकिन पिछले एक हफ्ते से मन्नत अपनी कॉलेज लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही है। जब से आर्य एक महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री गया है, तब से मानो मन्नत को पंख ही लग गए हैं। वो बिना किसी टेंशन के कॉलेज आती है, क्लासेस के टाइम में फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी क्लासेस अटेंड करती है। जब से आर्य गया है तब से तो प्रैक्टिकल क्लास में भी मन्नत ही सबसे बेस्ट परफॉर्म करती आ रही है। ब्रेक में, ऑफ टाइम में अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खाते हुए गैप लड़ाती है। पूरे कॉलेज में जहां मर्जी वहां घूम सकती है। उसे अब इस बात का डर भी नहीं है कि कहीं से आर्य आकर उसे देखना ले और सबके सामने उसे चार बातें ना सुनाने लग जाए। फिलहाल तो मन्नत की जिंदगी में ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है और इसी वजह से आजकल काफी खुश भी रहने लगी है। उसने तो बल्कि मन ही मन भगवान जी से यह प्रार्थना भी कर लिया है कि आर्य सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, बल्कि 4-5 सालों के लिए ही दूसरी कंट्री में सेटल हो जाए और मन्नत खुद यहाँ इत्मीनान से बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। हम्मा, तो क्या लगता है, भगवान जी क्या मन्नत की इस इच्छा को पूरी करेंगे? खैर, जानेंगे कहानी में आगे। फिलहाल तो कहानी में वापस चलते हैं। पिछले एक हफ्ते से मन्नत की जिंदगी यूं ही आराम से निश्चिंत होकर गुजर रही थी। लेकिन आज प्रेमलता जी ने मन्नत और उसके दोस्तों को उनके घर पर आमंत्रित किया था, क्योंकि आज प्रेमलता जी के ससुर जी यानी कि आदिनाथ अग्निहोत्री जी की 12वीं पुण्यतिथि थी। मन्नत को प्रेमलता जी ने खास इनविटेशन देकर बुलाया था, क्योंकि जब से मन्नत वृद्धाश्रम से जुड़ी है तब से ही वहाँ का माहौल हमेशा खुशनुमा रहने लगा है, जैसा कि खुद आदिनाथ जी अपने जीवन काल में चाहते थे। पहले तो मन्नत आर्य की वजह से वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि आर्य तो खुद एक महीने के लिए बाहर गया हुआ है, तो उसने भी खुशी खुशी प्रेमलता जी के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। इसी के चलते आज मन्नत भी अपने दोनों दोस्तों के साथ प्रेमलता जी के घर पर आई हुई है। मन्नत आते ही अपने वृद्धाश्रम के दादा दादियों के पास चली गई। कुछ देर उन लोगों के साथ बातें करने के बाद वो वापस इशिका और अनिकेत के पास चली आई। वो इधर-उधर देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र प्रेमलता जी पर गई, जो थोड़ी परेशान दिख रही थी। कुछ देर तक प्रेमलता जी को यूं ही परेशान देखने के बाद मन्नत ने उनके पास जाकर पूछा, क्या बात है आंटी, आप तब से इतनी परेशान दिख रही है, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? मन्नत कैसे पूछने पर प्रेमलता जी ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, हे भगवान, अब मैं इस बच्ची से क्या कहूँ? मुझे तो मंदिर में 108 घी के दिए प्रज्वलित करने हैं और इसमें मैं किसी की मदद भी तो नहीं ले सकती, क्योंकि हमारे घर के मंदिर में तो सिर्फ घर की औरतें ही प्रवेश कर सकती है। हे माता रानी, आपसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ कि इसको आपके मंदिर में आर्य की पत्नी के रूप में प्रवेश करने का अधिकार मिले। पर एक सत्य तो यह भी है कि इस दुनिया में होता वही है जो आप चाहती है। इसलिए अब यह फैसला मैं आप पर ही छोड़ती हूँ। आर्य के लिए जो सही होगा आप वही कीजिएगा। प्रेमलता जी को इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर मन्नत ने उनसे फिर एक बार पूछा कि बात क्या है, तो इस पर प्रेमलता जी ने कहा, वो बेटा, मुझे ना मंदिर में दिए प्रज्वलित करने हैं और उधर बगीचे से फूल भी तोड़ना है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ दोनों काम कैसे करूं, क्योंकि अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो पूजा का शुभ मुहूर्त बीत जाएगा।
इस पर मन्नत ने कहा, आंटी क्या मैं आपकी इसमें कोई मदद कर सकती हूँ? प्रेमलता जी, आह नहीं बेटा, दिए जलाने में तो तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती हो, क्योंकि दिया तो सिर्फ घर की बहुएं ही जलाती है। लेकिन हाँ, क्या तुम मेरे लिए बगीचे से फूल तोड़ के ला सकती हो? इस पर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, मैं आपके लिए फूल तोड़ कर ले आती हूँ। प्रेमलता जी से बातें करने के बाद मन्नत घर के ही एक नौकर के साथ बगीचे में चली गई। मन्नत ने देखा कि उसे बगीचे में तरह तरह की रंग बिरगी फूल खिले हुए थे। मन्नत बहुत खुश हो गई। वो खुश होकर खुद से ही बातें किए जा रही थी और एक एक करके फूल तोड़े जा रही थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उसे अपने कमरे के खिड़की से देख रहा है। मन्नत अपने प्यारे दोस्त पेड़ पौधों से बातें करते हुए फूल तोड़ रही थी। कुछ फूलों को तोड़ते ही मन्नत को एहसास हुआ कि बाकी के फूल तो उसके पहुंच से बाहर है। उसने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए सोचा, ओ तेरी, ये सारे फूल तो मेरी पहुंच के बाहर है। अब मैं क्या करूं? वो सोचते हुए ही इधर-उधर देखने लगी। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वो वहां से अंदर की ओर चली गई। आर्य, जो पिछली रात ही वापस इंडिया आ गया था, वो अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। वैसे तो आर्य 1 महीने के लिए लंदन गया हुआ था, लेकिन उसके लिए उसका परिवार ही सबसे आगे था। तभी तो प्रेमलता जी के एक बार उसके दादाजी के पुण्यतिथि के बारे में बताने से आर्य एक पल में सब कुछ छोड़कर वापस इंडिया अपने परिवार के पास आ गया। खिड़की से बाहर देखते हुए बात करते समय जब उसकी नज़र गार्डन में गई तो उसे वहां एक जाना पहचाना सा इंसान दिखा। उसने एकटक उस इंसान को देखते हुए ही अपनी बात पूरी की और कॉल डिस्कनेक्ट करके अपनी आंखें छोटी करते हुए गौर से उस इंसान को देखा। उस इंसान को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, मिस चश्मिश, वो भी यहाँ, मेरे घर में? तभी मानो जैसे उसे होश आया हो। उसने खुद को डांटते हुए कहा, आह आर्य, यह तू क्या सोच रहा है? तुझे पता भी है कि तुझे हैल्यूसिनेशन हो रहा है? ये यहाँ कैसे आ सकती है? हाँ, अपने मन में यह सोचते हुए आर्यन अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसने एक बार फिर से उसी दिशा में देखा जहां पर से मन्नत दिखा था। लेकिन इस बार मन्नत वहां नहीं थी। आर्य बेचैनी से खिड़की के बाहर यहाँ वहां देखने लगा, लेकिन उसे मन्नत कहीं नहीं दिखी। इस बात से वह थोड़ा सा मायूस हो गया। वह जैसे ही अपनी नजरें दूसरी ओर फेरने लगा कि तभी उसे मन्नत दोबारा से गार्डन की ओर जाती हुई दिखी। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन तभी मन्नत के साथ एक लड़के को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने गौर से देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि अनिकेत था। उधर मन्नत जब अंदर की ओर जा रही थी, तो तभी उसे अनिकेत भी उसी की तरफ आता हुआ दिखा। दरअसल मन्नत को काफी देर से अंदर ना देखकर अनिकेत उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। तभी मन्नत उसे गार्डन में दिखाई दे गई और वो सीधा मन्नत की ओर चला गया।
वहीं मन्नत ने जब अनिकेत को खुद की ओर आता हुआ देखा तो वो खुश हो गई, क्योंकि वो खुद भी अनिकेत को ही अपनी मदद करने के लिए अंदर बुलाने जा रही थी। इसीलिए वो खुश हो गई और अनिकेत को बाजू से पकड़ते हुए उसे उन फूलों के पौधों के पास ले जा रही थी। दोनों जैसे ही उन पौधों के पास पहुंचे अनिकेत ने मन्नत से पूछा, अनिकेत, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? मन्नत, वह इसलिए क्योंकि मुझे तेरी मदद चाहिए। अनिकेत, आंखें छोटी करते हुए, मेरी मदद चाहिए? अच्छा, और मेरी कैसी मदद चाहिए तुझे? मन्नत, वो दरअसल प्रेमलता आंटी को मुझसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। अनिकेत, उन्हें तेरी मदद चाहिए या तू खुद उनकी मदद करना चाहती है? मन्नत, अपनी बत्तीसी दिखाते हुए, अब बात तो एक ही है ना? अनिकेत, अच्छा, एक ही बात है। और वह बात क्या है? मन्नत, तो वह बात यह है कि वो चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ फूल तोड़ दूं। अनिकेत, अच्छा, अब मैं समझा। तू चाहता है कि मैं फूल तोड़ने में तेरी हेल्प करूं। अनिकेत के ऐसा कहते ही मन्नत ने जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में ऊपर नीचे हिला दिया। अनिकेत को मन्नत की यह हरकत बहुत क्यूट लगी और उसने मन्नत का माथा सहला दिया और फूल तोड़ने में मन्नत की मदद करने लगा। अपने कमरे के खिड़की में से मन्नत और अनिकेत का ऐसे एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखकर आर्य को अब गुस्सा आने लगा। खासकर तब जब उसने मन्नत को अनिकेत का बाजू पकड़े हुए देखा। आर्य ने अनजाने में ही अपना बाजू पकड़ लिया और उसे हल्का सा दबाते हुए मन ही मन कहा, यह लड़की जब देखो तब किसी ना किसी का बाजू पकड़ लेती है। और इस अनिकेत का बाजू तो हर वक्त ही पकड़ी रहती है। लगता है बस मेरे ही बाजू लोहे के बने हुए। एक बार फिर से आर्य को अपने किए का एहसास होता है। उसने झट से अपने एक हाथ को अपने ही दूसरे हाथ की बाजू से हटा लिया। उसने गुस्से में अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं यह क्या पागलों जैसी हरकत कर रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। आर्य ने गुस्से में मन्नत की ओर एक बार फिर से देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं मिस मन्नत, नहीं, मैं तुम्हें मेरे दिमाग के साथ खेलने नहीं दूंगा। तुम मेरे दिमाग के साथ खेलकर मुझे पागल बनाओगी और खुद यूं ही हंसती मुस्कुराती अपनी जिंदगी जियोगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तुम तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। मन ही मन खुद से यह सारी बातें कहकर आर्य गुस्से में अपने कमरे से निकल गया। मन्नत और अनिकेत हंसते मुस्कुराते गप्पे लड़ते हुए पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे। तभी वहां पर एक लड़की आई। उसने अनिकेत से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही एमआर अनिकेत है? अनिकेत और मन्नत दोनों ने ही उस लड़की की ओर देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगे। फिर अनिकेत ने दोबारा से उस लड़की की ओर देखते हैं कहा, जी हाँ, मैं ही अनिकेत हूँ। इस पर उस लड़की ने अनिकेत से कहा, जी दरअसल आपको अंदर एक लड़की बुला रही है। अनिकेत, मुझे मुझे कौन बुला रही है? क्या आप जानती है कि कौन बुला रही है मुझे? लड़की, जी सॉरी, मुझे उनका नाम तो नहीं पता। उन्होंने मुझे आपको दिखाते हुए कहा कि मैं आपको बुला दूं। अनिकेत, अच्छा ठीक है, थैंक यू, है देख लूंगा। लड़की, जी अच्छा। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। मन्नत ने अनिकेत को देखते हुए कहा, ये पक्का इशू ही होगी। बहुत देर से उसने तुझे और मुझे देखा नहीं है ना? तो परेशान हो गई। इस पर अनिकेत ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ शायद तू सही कह रही है। लेकिन अगर उसने मुझे यहाँ देख ही लिया था तो वो खुद क्यों नहीं आई? इस लड़की को क्यों भेज दिया? मन्नत, हाँ यार, मैंने तो यह सोचा ही नहीं।
कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। एक काम कर, तू जाके देख और उसे भी यहाँ पर लेकर आ जा। अनिकेत, हम, ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। इस पर मन्नत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अनिकेत वहां से इशिका को लेने चला गया। अनिकेत के जाने के बाद मन्नत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से ही कहा, हाँ, बताओ, अब बस कुछ ही तो फूल लेने बाकी थे। ये इशू भी ना निक्कू को कुछ देर बाद नहीं बुला सकती थी क्या? अगर कुछ देर बाद बुलाती तो मैं भी सारे फूल तोड़ देती। अब इन कुछ फूलों के लिए मुझे फिर से यहाँ खड़ी होकर निक्कू का इंतजार करना पड़ेगा। इतना कहकर मन्नत पीछे मुड़ी और पेड़ को देखते हुए कहने लगी, कितना अच्छा होता अगर आप मेरी बात पर हरकत कर पाते। मैं सीधा आप ही से रिक्वेस्ट करती, पेड़ जी आप प्लीज झुक जाइए। मुझे आपकी टहनी से कुछ फूल तोड़ने हैं और फिर आप मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए झुक जाते और मैं आपकी टहनी से फूल तोड़ लेती। फिर आप पहले जैसे ही सीधा खड़े हो जाते। यह कितना अच्छा होता, है ना? वैसे क्या आपको पता है इस दुनिया में बोलने और चलने वाले पेड़ भी होते हैं। चलने वाले पेड़ों को द वॉकिंग ट्री कहते हैं और बोलने वाले पेड़ों से तरह तरह की आवाजें आती है। वैसे क्या यह सब आपको पता था? नहीं ना? देखा, मैं जानती थी, इसलिए तो मैंने आपको बताया। पर अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, थोड़ा आगे पीछे घूमकर देख लेती हूँ। क्या पता किसी टहनी में कुछ फूल मिल ही जाए। इतना कहकर मन्नत यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी आर्य, जो मन्नत को सबक सिखाने के इरादे से ही उस लड़की के जरिए अनिकेत को वहां से हटा दिया और खुद वहां आकर पेड़ के पीछे छिप गया, उसने एकदम धीरे से एक फूल लगी हुई टहनी को हल्का सा झुका दिया, जिससे मन्नत आराम से उस टहनी तक पहुंच जाए। दरअसल मन्नत की ऐसी उटपटांग बेसिर पैर वाली बातें सुनकर आर्य का गुस्सा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। इस वक्त तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर वहां खड़ा था। आर्य के चेहरे पर इस वक्त सच में एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। अगर कोई उसे इस वक्त देख लेता तो उसे शायद अच्छा खासा झटका ही लग जाता। मन्नत ने जैसे ही उस फूलों वाली टहनी को देखा तो वो बच्चों की तरह खुश हो गई। उसने फूल तोड़ते हुए कहा, मैं तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई थी, तब तो यह टहनी इतना नीचे नहीं था। तभी उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, तो क्या सच में आपने मेरी बात मान ली और इस टहनी को नीचे कर दिया, वो भी मेरे लिए? मन्नत की बात सुनकर आर्य अब और खुद को रोक नहीं पाया और हंसते हुए कहा, तुम क्या सच में पागल हो? भला पेड़ भी कभी खुद से झुकते हैं क्या? मन्नत ने जैसे ही यह आवाज सुनी तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अच्छे से जानती थी इस आवाज को। वो हड़बड़ी में पीछे मुड़ने को हुई कि उसका खुदा एक पैर दूसरे पैर से उलझ गई और वो बस गिरने ही वाली थी कि तभी आर्य ने झट अपने एक हाथ से उसकी कमर को थाम लिया और दूसरे हाथ से उसने मन्नत का हाथ फूलों की डाली के साथ पकड़ लिया। मन्नत को जब एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दिया और आर्य को देखकर चौंकते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए?
मन्नत की बात सुनकर आर्य के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने अपना एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मन्नत को अब एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, यह तूने क्या किया मन्नत? सोते हुए शेर को भला क्यों जगाने की कोशिश कर रही है? तो उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं कहने की कोशिश कर रही थी। वह तो आप यूं अचानक आ गए, तो मैं डर गई। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। इस पर आर्य ने कहा, अच्छा तो तुम डर गई? मन्नत, जी। इतना कहकर मन्नत आर्य के पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। आर्य, क्या हुआ? क्या कर रही हो? मन्नत, छत छोड़िए, मुझे जाना है। आर्य, नहीं। तुम क्यों हर पल मुझसे दूर जाती रहती हो? इतना सुनते ही मन्नत का चेहरा